क्या आप जानते हैं भारत में आने वाला सबसे पहला एम्पायर कौन सा था? यह कभी सोचा है आज से 4500 साल पहले इंडिया कैसा दिखता होगा? और क्या आपको भारत के आखिरी एम्पायर के बारे में पता है? अगर नहीं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं सिर्फ 10 मिनट में आपको सभी भारतीय राज्यों का पूरा इतिहास बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले यानी 2500 BCE में इंडिया एक डेजर्टेड कंट्री थी, यानी यहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं था। जिसके बहुत साल बाद करीब 1500 BCE में इंडो आर्यंस जमीन की तलाश में भारत आए। इंडो आर्यंस हमारे पूर्वज थे जो इस समय तक अफगानिस्तान में रह रहे थे, और अफगानिस्तान में सूखा पड़ने के कारण वहां सब बर्बाद हो गया था और वो रहने लायक जमीन खोजते हुए भारत में आ पहुंचे और यहीं पर आकर वो बस गए और काफी डेवलप भी हुए। जिसके बाद अब हम चलते हैं सीधे 322 BCE में, जब भारत का सबसे पहला एम्पायर मौर्यन एम्पायर स्थापित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे आर्यंस का क्या हुआ होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्यंस ही मौर्यंस थे, यानी दोनों एक ही थे, क्योंकि जब मौर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे उस समय आर्यंस भी नॉर्थ इंडिया में ही थे। और चाणक्य, जिन्हें मौर्यन डायनेस्टी का एक महान टीचर माना जाता था, उन्होंने भी अपने अर्थशास्त्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। वो संस्कृत भाषा जिसे आर्यंस भी इस्तेमाल किया करते थे, और इसके अकॉर्डिंग मौर्यंस ही आर्यंस थे, और इस समय केवल इनके नाम ही अलग अलग हुए थे। अब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर क्या है और ये कैसे आया था। तो 323 BCE में पोरस ने अलेक्जेंडर को युद्ध में हरा, और अब अलेक्जेंडर की मौत के बाद उनकी पावर्स और खौफ भी खत्म हो गया, जिसका फायदा चंद्रगुप्ता मौर्य ने उठाया और स्थापना की मौर्यन एम्पायर की। और इन्होंने अपने राजकाल में लगभग आधे भारत को और पूरे अफगानिस्तान को अपनी टेरिटरी बना लिया था, जिसके बाद इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद आते हैं अशोका द ग्रेट। इनको ग्रेट इसलिए माना गया है क्योंकि इन्होंने अपने राज के समय भारत के लिए बहुत कुछ किया था। सबसे पहले तो अशोका ने लगभग पूरे अखंड भारत को ही कैप्चर किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने एम्पायर में पॉलिटिकल यूनिटी, इंटरनल पीस स्थापित किए, और भारतीय व्यापार को भी इन्होंने काफी हद तक फैला दिया था, जिसमें स्पीसीज और सिल्क टेक्सटाइल जैसे और भी व्यापार शामिल थे। तो अब व्यापार होगा तो सामान बिकेगा, और जब सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो लोग अमीर होंगे, और लोग अमीर होंगे तो वो खुश होंगे, और लोगों की खुशी की वजह बने अशोका, और इसीलिए उन्हें ग्रेट की उपाधि दी गई और उन्हें कहा जाने लगा किंग अशोका द ग्रेट। और उनकी इस महानता को सेलिब्रेट करने के लिए उनके ही नाम पर हमें मिला हमारा नेशनल एम्बलम और अशोका चक्र। लेकिन अगर अशोका सच में इतने महान थे तो फिर वो मौर्यन एम्पायर के विनाश की शुरुआत की वजह कैसे बने? दरअसल उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया और वो इस जंग में जीते भी, लेकिन इस जंग में जान और माल का बेहद नुकसान हुआ। करीब 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1.5 लाख डिपोर्टेशन हुए, और इनका दुख अशोका से सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया। और इसके चलते मौर्य एम्पायर की जिम्मेदारी राजा बृहद्रथ ने अपने सिर पर ले ली। लेकिन राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने ही अपने राजा को मार डाला, जिसके बाद शुरुआत हुई भारत के दूसरे एम्पायर शुंगा एम्पायर की। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद पुष्यमित्रा शुंगा की भी मौत हो गई, जिसके बाद राजा बना इसका बेटा अग्निमित्रा, और अग्निमित्रा ने अपने एम्पायर के बॉर्डर्स को कश्मीर तक फैला दिया था, और साथ ही साथ मथुरा आर्ट स्टाइल को भी देश विदेश में फैलाकर मशहूर कर दिया था, जिससे उनके एम्पायर को बहुत फायदा हुआ और ये काफी धनवान हो गया। उम्र होने के बाद अग्निमित्रा भी चल बसे और उनकी गद्दी को संभाला उनके ही वंशज देवाभूति ने। लेकिन राजा देवाभूति की एक कमजोरी थी और वो थी औरतें। राजा देवाभूति ने औरतों के चक्कर में अपना बना बनाया एम्पायर बर्बाद कर डाला। उन्होंने एक अप्सरा के लालच में अपना सारा राजपाट कैनवास डायनेस्टी के नाम करके अप्सरा के साथ चले गए, जिसके बाद समय के साथ साथ भारत में डायनेस्टीज बदलती रही, और फाइनली 6 डायनेस्टीज तबाह होने के बाद आया हमारा तीसरा एम्पायर, द चोला एम्पायर। द चोला एम्पायर ने भारत में पूरे 1500 साल तक राज किया, और ये बन गया दुनिया का सबसे लंबा समय तक राज करने वाला एम्पायर। और अपनी टेरिटरी पर कब्जा करने के बाद चोला ने भारतीय हेरिटेज को बनाया। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी कराया, लेकिन चोला इन्हें बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि वो अपनी कब्जा की हुई भूमि की रक्षा करने में ही असमर्थ रहे,
और पल्लव डायनेस्टी ने चोलास को नष्ट कर डाला, जिसके साथ समय का चक्र घूमा और कुछ और साल बीते और समय के साथ साथ अब भारत में कुल 14 डायनेस्टीज राज कर चुकी थी और अब 320 एडी आ चुकी थी और भारत में आ गया था हमारा चौथा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, जहां गुप्ता एम्पायर के पहले राजा चंद्रगुप्ता मौर्य को उनकी शादी में उनकी पत्नी कुमार देवी के पिता वासुराव वर्मा ने वेस्ट इंडिया के पाटलिपुत्र का पूरा किंगडम चंद्रगुप्ता को शादी के तोहफे में दे दिया और अब ये सारा एरिया गुप्ता एम्पायर के अंडर आ गया। चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैला लिया। गुप्ता एम्पायर के कालिदास, आर्यभट्टा, वराहमिहिर और वत्स्याना के कारण भारत में एजुकेशनल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आए। उन्होंने संस्कृत, लिटरेचर और मैथमेटिक्स में काफी कुछ दुनिया को सिखाया। फिर चंद्रगुप्ता की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने उनका राजपाट संभाला। समुद्रगुप्ता, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्हें इनकी शातिर तलवारबाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने समय में कई मंदिर बनवाए और कई युद्ध भी लड़े और इन्हीं में से एक युद्ध में लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके बाद के कोई भी गुप्ता एम्पायर के राजा इतने कुशल नहीं थे और इसी कारण हंस डायनेस्टी ने इन्हें हरा दिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद कई साल बीते और 13 और डायनेस्टीज भी बीत गई और अब भारत में आ गई वो डायनेस्टी जिसने चोला एम्पायर से ज्यादा और गुप्ता एम्पायर से कम हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया। हम बात कर रहे हैं हमारे 5वें एम्पायर, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर की। इसके राजा इंद्रवर्मन प्रथम ने उड़ीसा से शुरू करके यहाँ तक अपने राज्य को फैलाया था, लेकिन इससे पहले ये भारत के लिए कुछ कर पाए मुगल्स भारत में घुस आए और मुगलों ने इनसे लड़ना शुरू कर दिया और 505 से 1950 सीई तक ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने इनसे लड़ाई ही की। जहां कर्नाटका में कावेरी नदी के पास ये जंग चल रही थी, वहीं भारत के बंगाल में इस समय आ गया था हमारा 6वां एम्पायर, द पाला एम्पायर, जिसने 400 सालों तक यहाँ राज किया था। और फिर 1000 सीई में आ गया था हमारा 7वां एम्पायर, होयसाला एम्पायर, जिसके बाद ईस्टर्न गंगा एम्पायर, पाला एम्पायर और होयसाला एम्पायर ने एक साथ आकर मुगल्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 1950 सीई में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर हमला कर दिया, जिसके बाद गंगा एम्पायर और पाला एम्पायर तबाह हो गए। लेकिन अभी भी हमारे पास होयसाला एम्पायर था, लेकिन इस समय भारत में आ चुका था अलाउद्दीन खिलजी और उसने होयसाला एम्पायर को भी खत्म कर दिया और अब दौर आ चुका था हिंदुस्तान के 8वें और 9वें एम्पायर का, मुगल एम्पायर और खिलजी एम्पायर का। बात करें खिलजी एम्पायर की तो अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में आकर यहाँ कई मंदिरों को तोड़ दिया, जिसमें 6 बड़े और 50 से ज्यादा छोटे छोटे मंदिर शामिल थे। इसने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर 20 मिलियन दिनार चुराई। सोमनाथ के आसपास के कई छोटे गांव तहस नहस कर दिए और नालंदा लाइब्रेरी और उसमें रखी 9 मिलियन मनुस्क्रिप्ट्स को जला डाला। खिलजी ने 1220 से 1316 के बीच भारत को बर्बाद करने में एड़ी चोटी का दम लगा दिया और 1316 में वह मर गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका कोई वारिस राज करने के लिए काबिल नहीं था, जिसके बाद मुगल्स ने खिलजी एम्पायर का नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद पानीपत के पहले युद्ध को जीतकर बाबर बन गया हिंदुस्तान के तख्त का राजा, जिसके बाद 300 सालों तक इन मुगल्स ने भारत पर राज किया। तो अब बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब और इसमें 18 और नाम शामिल है। और इनका भारत में सिर्फ ये योगदान है कि इन्होंने हिंदू तो मुस्लिम लोगों के धर्म परिवर्तन किए और जिसने अपना धर्म नहीं बदला उनसे टैक्स लिया जाने लगा, यानी जजिया सिस्टम, और किसानों से उनकी ही जमीन के लिए भारी टैक्स भरवाना, यानी जमींदारी सिस्टम। और हिंदुस्तान में मुगल्स के 300 साल तक होने के कारण हिंदुस्तान पूरा हरा नजर आने लगा, जिसके बाद अचानक देश में केसरी ध्वज लहराया। ये ध्वज था मराठों का, जिनके महाराज थे महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, जिनके पिता थे शाहजी मालोजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान में हिंदुओं के राज को लाया और स्थापित किया भारत का 10वां एम्पायर, द मराठा एम्पायर। इसी बीच मुगल एम्पीरियर जहांगीर ने ब्रिटिशर्स का भारत में व्यापार करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अब ब्रिटिशर्स भारत आने लगे। और इसी वक्त आज के पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें एक तरफ थे भारत के 11वें एम्पायर के पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह, जो इस समय केवल 17 साल के ही थे, और दूसरी तरफ था अफगान का जामन शाह दुर्रानी। और इस जंग को महाराजा रणजीत सिंह ने बड़ी ही बहादुरी के साथ जीत लिया था
चारों ओर खुशी का माहौल था, लेकिन हमसे बिजनेस का हाथ मिलाने आए इन अंग्रेजों ने हमसे लड़ना शुरू कर दिया और अब पूरे भारत में इनका नीला झंडा नजर आने लगा, जिसका मतलब था एक बार फिर युद्ध होगा। लेकिन इस बार पूरे भारत में ये युद्ध छिड़ा। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने कई बार इन अंग्रेजों को जंग में धूल चटाई, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर का तीसरा हाथ और पेशवा के आखिरी रूलर पेशवा बाजीराव II ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग में हार गए। और इसके बाद पंजाब में भी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख आर्मी हार गई और अचानक ही पूरे भारत में ये अंग्रेज अपना कब्जा जमा लेते हैं, जिसके बाद स्थापित होता है भारत का 12वां और आखिरी एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर। इन अंग्रेजों ने भारत में कुछ न भुलाए जाने वाले काम किए, जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन, जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इंडिया का वर्ल्ड वार II में हिस्सा लेना और भी बहुत कुछ। लेकिन ये भारत में कुछ उम्दा डेवलपमेंट्स भी लाए, जैसे एबोलिशंस ऑफ कास्ट एंड सती, स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, रेलवे सिस्टम, अपडेटिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम और इंडिया को इंडीड इंडिया बनाना। इसके बाद भारत के एक महान व्यक्ति हमारे बापू महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और कहा वो तब तक अनशन करेंगे जब तक ये गोरे भारत छोड़कर नहीं चले जाएंगे। और फिर काफी समय के स्ट्रगल के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत देश इन अंग्रेजों से आजाद हो गया और 1947 से ही हमारा देश और देश का बच्चा बच्चा आजाद है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।